नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। आज नतीजे आने वाले हैं। हिमाचल और गुजरात की जनता ने आखिर किसके सर पर पहनाया है सत्ता का ताज। आज तय हो जाएगा गुजरात और हिमाचल का बॉस आखिर कौन बनने वाला है। बड़ी खबर, गुजरात और हिमाचल के आज चुनावी नतीजे आने वाले हैं। सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू होने वाली है। आज बीजेपी की साख दांव पर लगी है। दोनों राज्य में त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। दिल्ली नगर निगम चुनाव के नतीजे के बाद अब आज गुजरात और हिमाचल की बारी है। चुनाव आयोग के मुताबिक वोट की गिनती का काम अलग अलग सेंटर पर सुबह 8 बजे से शुरू हो जाएगा। सबसे पहले डाक मतपत्र की गिनती की जाएगी और उसके बाद ईवीएम खुलने वाली है और थोड़ी ही देर में रुझान आने लगेंगे, यानी 2 घंटे बाद रुझान भी आने लगेंगे। दोपहर तक दोनों राज्य में किसकी सरकार बनेगी ये तस्वीर साफ हो जाएगी। गुजरात में विधानसभा की कुल 182 सीटें हैं और यहां सरकार बनाने के लिए 92 सीटों की दरकार है। बीजेपी 27 सालों से गुजरात में सत्ता में है और इस बार भी सरकार बनाना चाहती है, तो पार्टी पश्चिम बंगाल में सीपीआई-एम के लगातार चुनाव जीतने के रिकॉर्ड की बराबरी कर लेगी। वह हिमाचल में विधानसभा चुनाव के लिए कुल 68 सीटें हैं और यहां बहुमत का आंकड़ा 35 है। अब यहां पर बीजेपी की सरकार है। हिमाचल चुनाव का 35 साल का इतिहास है कि यहां किसी पार्टी की सरकार रिपीट नहीं होती है। चुनाव में बीजेपी ने दावा किया है कि इस बार वो हिमाचल का रिवाज बदलेगी। तो लगातार तमाम पार्टियां जो है, तमाम दिग्गज जो है वो अपनी अपनी जीत का दावा पेश कर रहे हैं। कांग्रेस भी जीत के लिए ताल ठोक रही है और वहीं यूपी के मैनपुरी लोकसभा और 5 राज्यों की 6 विधानसभा सीटों के उपचुनाव की भी आज ही मतों की गिनती होगी। हमारे साथ 2 सहयोगी जुड़ चुके हैं। आइए सबसे पहले उनका रुख कर लेते हैं। रवि सर्राफ और राजीव तिवारी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव और रवि, सबसे बड़ी बात यह, कल का दिन हमने देखा बेहद खास रहा। दिल्ली में तो आम आदमी पार्टी ने बाजी मार ली, लेकिन आज गुजरात और हिमाचल का बॉस कौन, सबकी नजर इस पर टिकी हुई है। राजीव, आपका आकलन क्या कह रहा है? बिल्कुल, अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी को पूरी उम्मीद है कि इस बार भी जो है गुजरात में वो सरकार बनाएंगे। एग्जिट पोल एग्जिट पोल की तरफ से बताया भी गया है कि भारतीय जनता पार्टी गुजरात में बढ़त की तरफ से है और यहाँ पे इस बार सरकार बना ली जाएगी। अगर भारतीय जनता पार्टी वहाँ पे इस बार सरकार बनाती है तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि गुजरात में भारतीय जनता पार्टी 7वीं बार सरकार बनाएगी। इसके पहले देखा जाए तो भारतीय राजनीतिक इतिहास रहा है भारत में पश्चिम बंगाल का कि वहाँ पे जो है वामपंथियों की सरकार रही है लगातार 7 बार। तो ऐसे में बीजेपी गुजरात में बराबरी करेगी, यह एक रिकॉर्ड बनेगा भारतीय जनता पार्टी की। साथ ही अगर हिमाचल प्रदेश की बात की जाए तो वहाँ पर बराबर की टक्कर है, जैसा एग्जिट पोल के नतीजे सामने अभी आ रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के नेता इस बात का दावा कर रहे हैं कि इस बार हम लोग वहाँ पर रिवाज बदलेंगे, दोनों प्रदेशों में हम लोग की सरकार बनेगी। मतगणना प्रक्रिया जो है अभी 8 बजे शुरू हो जाएगी। उसके 1 घंटे के बाद से सामने रुझान आने लगेंगे कि कहाँ पे कौन जीत रहा है, कौन बढ़त की तरफ है। तो भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय पे मैं इस समय हूँ यहाँ पे दिल्ली में, और यहाँ पे मैं आपको बताऊँ कि बीजेपी पूरी तैयारी से जुटी हुई है। बीजेपी के जो रणनीतिकार हैं, बड़े नेता हैं, उनको ये पूरी उम्मीद है कि दोनों प्रदेशों में हमारी सरकार बनेगी। लगातार दावे भी कर रहे हैं तो है, लेकिन कल उम्मीदों पर जो पानी फिरा है इसके बाद हार्ट बीट जरूर बढ़ गई होगी। रवि, आपके पास आना चाहेंगे। देखिए, पहले से ही कहा जा रहा था कि कांग्रेस पूरी तरह से नदारद नजर आई। कल भी हमने देख लिया एमसीडी के रिजल्ट्स में। आज सिर्फ एक हिमाचल ऐसा राज्य है जहां पर कुछ उम्मीदें हैं कांग्रेस को। नहीं, देखिए, उम्मीदें सिर्फ और सिर्फ हिमाचल से कांग्रेस पार्टी को नहीं है, हिमाचल और गुजरात दोनों से उम्मीदें कांग्रेस पार्टी को है। और सबसे पहले तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। हम इस वक्त 24 अकबर रोड, जो कांग्रेस पार्टी का मुख्यालय है, उसके बाहर खड़े हैं। वहाँ की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। मैं अपने कैमरा पर्सन गोपाल को कहूँगा कि वो पीछे की तस्वीर देखिए। कांग्रेस दफ्तर जो है खुल चुका है, बैरिकेटिंग जो है वो हटा दी गई है और दफ्तर का जो खुलने का अमूमन टाइम होता है 8 बजे 9 बजे, उससे पहले ही ये कहा जाए कि सुबह के 6 बज रहे हैं और इस वक्त दफ्तर जो है खुला हुआ है और लोगों का आने जाने का जो सिलसिला है वो अब शुरू
होने लगा है। तो उम्मीदें कांग्रेस पार्टी को दोनों राज्यों से बहुत ज़्यादा है, खासतौर पे गुजरात हो या फिर हिमाचल प्रदेश हो। कांग्रेस पार्टी ने गुजरात में इस बार रणनीति में बदलाव किया। रणनीति में बदलाव ये किया कि बड़े नेता आपको भले ही सड़कों पर नजर नहीं आए, प्रचार करते हुए नजर नहीं आए, पर संगठन के जो नेता हैं, जो कार्यकर्ता हैं, जो स्थानीय नेता हैं, उन्हें लगाया गया था कि आप डोर टू डोर कैंपेन करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को संपर्क करें। दूसरी बात हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश में देखिए राजीव शुक्ला को लगाया गया था। वो संगठन के माहिर व्यक्ति के रूप में माने जाते हैं। राजीव शुक्ला वहाँ पर लगे हुए थे और लगातार आपने देखा कि प्रियंका गांधी भी जिस तरीके से हिमाचल प्रदेश में सक्रिय थी, वहाँ पर रैली कर रही थी, प्रचार कर रही थी, रोड शो कर रही थी। तो दोनों राज्यों से उम्मीदें कांग्रेस पार्टी को बहुत ज़्यादा है। हिमाचल में बड़े नेताओं ने प्रचार किया है, भले ही गुजरात का थोड़ा सा एक बदलाव किया। एक कहा जाए कि टेस्ट लेने के लिए कांग्रेस पार्टी ने ये एक बड़ा बदलाव किया है, क्योंकि पिछले बार के अगर विधानसभा चुनाव को आप अगर देखें गुजरात के, तो वहाँ पर कांग्रेस पार्टी की प्रदर्शन जो है बहुत अच्छी हुई थी, वोट शेयर भी बढ़ा था। तो ऐसे में कांग्रेस ने एक बदलाव करके टेस्ट करने का कोशिश किया है कि जो स्थानीय जो नेता हैं और जो कार्यकर्ता हैं, वो जो मेहनत कर रहे थे, जो लगे हुए थे, उनसे क्या रिजल्ट निकल कर आता है और इस प्रयोग को क्या आगे भी राज्यों में किया जा सकता है। क्योंकि वोट शेयर कांग्रेस पार्टी का बढ़ा था गुजरात में, इसी बाबत जो है कांग्रेस पार्टी ने वहां के नेताओं को लगाया और राहुल गांधी आपको एक से दो बार नजर आए वहां पर प्रचार करते हुए। हमने देखा कैसे सभी लोग, तमाम लोग पूरी कोशिशों के साथ गुजरात और हिमाचल में बिजी थे। लेकिन इस बीच राजीव, अगर हम बात करें यहाँ पर बीजेपी की, तो बीजेपी के लिए खासतौर पर मैं गुजरात पर फोकस करना चाहूंगी। गुजरात कितना अहम, कितना खासतौर पर 2024 के लिहाज से? बिल्कुल सही कहा आपने। अगर 2024 के लिहाज से देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के नेता खुद वहाँ चुनाव प्रचार के दौरान लगातार इस बात को कह रहे थे आम जनमानस से कि यह जो चुनाव है यह 2024 के मद्देनज़र सेमीफाइनल है, लिहाजा आप लोग भारतीय जनता पार्टी को जिताइए। लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जब भी मंच पर चढ़ते तो इस बात को कहते थे। और आपने देखा होगा कि जो प्रधानमंत्री के ऊपर कांग्रेस पार्टी के नेता, चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे हों या दूसरे नेता हों, जो लगातार कटाक्ष करते रहे, कमेंट करते रहे और भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि उनको गाली दिया जा रहा है, तो इसको एक बड़ा मुद्दा बनाया गया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और एक भावनात्मक लगाव जोड़ा गया कि भारतीय जनता पार्टी लगातार गुजरात में 27 साल से है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के सपूत हैं और उनके ऊपर इस तरह का सवाल खड़ा किया जा रहा है, गाली दिया जा रहा है। तो लोगों को एक भावनात्मक जोड़ने की कोशिश रही भारतीय जनता पार्टी की। और अब एग्जिट पोल के जो सर्वे के जो नतीजे आ रहे हैं, अभी तक जो बताया जा रहा है, उसमें यही बताया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो है गुजरात में 7वीं बार सरकार बनाने जा रही है। हालांकि 8 बजे से जब मतगणना प्रक्रिया शुरू होगी तो साफ होगा कि कौन वहाँ पर सरकार बनाएगा, किसकी क्या स्थिति है। फिलहाल जो एग्जिट पोल के नतीजे आए हैं उससे भारतीय जनता पार्टी के नेता काफी उत्साहित हैं। उन लोगों को लग रहा है कि हम 7वीं बार जब सरकार बनाएंगे तो पश्चिम बंगाल की अगर बात की जाए तो वहाँ पे किसी जमाने में लगा गया है। कल की भले ही वो तस्वीरें नहीं आ पाई, लेकिन आज जश्न के लिए पूरी तरह से तैयार नजर आ रहा है बीजेपी ऑफिस। बिल्कुल इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। देखिए हम इस समय जहाँ पे खड़े हैं, भारतीय जनता पार्टी का जो मुख्यालय है उसके बैक साइड में, पीछे साइड में खड़े हैं। यहाँ पे मीडिया के लिए जो व्यवस्था की गई है, आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे मीडिया के लिए पॉइंट बनाया गया है। यहाँ पे तमाम जो नेता आएंगे वो ब्रीफ करेंगे और ये पूरा तैयारी के साथ बनाया गया। अगर अंदर की बात की जाए तो अंदर अभी हम लोग उसके मेन फ्रंट पे नहीं खड़े हैं, लेकिन वहाँ की जो स्थिति है वहाँ पे पूरी तरह से सजाया गया है। क्योंकि सुबह का समय है तो सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए बैरिकेड किया गया है। थोड़ी देर बाद मीडिया की एंट्री होगी अंदर, तो वहाँ पे जो तैयारी देखने को मिल रही है उससे साफ है कि भारतीय जनता पार्टी काफ़ी उत्साहित है। और बीजेपी मुख्यालय में जो है अभी से जो है तैयारियों में लोग जुटे हुए हैं। तमाम कार्यकर्ता नेता अभी पहुँच गए हैं। सुबह का समय है, 6 बजा है। देखिए नेताओं के पहुँचने का क्रम शुरू हो गया है। तो भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से कॉन्फिडेंस में है कि दोनों प्रदेशों में हम सरकार बनाएंगे। हालांकि अगर हिमाचल प्रदेश की बात की जाए तो वहाँ का इतिहास रहा है 1985 के बाद कोई भी सरकार रिपीट नहीं हुई है। लगातार बदलाव होता रहा है, कभी कांग्रेस कभी बीजेपी, बीजेपी के बाद फिर कांग्रेस के बाद बीजेपी। लेकिन इस बार जो है लेकिन बीजेपी को उम्मीदें इस लिहाज से बहुत ज्यादा है। उत्तराखंड में हमने और आपने राजीव सबने देखा कि क्या हुआ था। जिस रिवाज और रवाज की बात अब बीजेपी कर रही है वो रिवाज बदला था उत्तराखंड में। चलिए आएंगे, आप दोनों हमारे साथ बने रहिए। दरअसल गुजरात चुनाव में कुछ बयान जो चर्चा में रहे हैं, कौन कौन से वो बयान है, आइए सबसे पहले आपको वो सुनाते हैं। आप किसी को मत देखो, मोदी को देखकर वोट दो। अब भाई तुम्हारे को तुम्हारी सूरत कितनी बार देखना, कारपोरेशन में भी तुम्हारी सूरत देखना, एमएलए इलेक्शन भी तुम्हारी सूरत देखना, एमपी इलेक्शन में भी तुम्हारी सूरत देखना। हर जगह कितने हैं भाई, क्या आपके रावण के जैसा 100 मुख है क्या है? आज आप खुद देखिए राहुल जी का चेहरा
मैं हर बार बोलता हूं, भाई आप भारत जोड़ो यात्रा किया है, आपका चेहरा का थोड़ा चेंज हुआ है। अगर आपको चेहरा ही बनाना है, जवाहरलाल नेहरू जैसा बनाइए, आपका नाना था। आप कम से कम गांधी जी का चेहरा बनाइए। कहां सद्दाम हुसैन जैसा चेहरा बना के देश में घूम रहा है। ये सब लोग कंस की औलाद हैं, भगवान का अपमान करते हैं, भक्तों का अपमान करते हैं, गुंडागर्दी करते हैं, लफंगई करते हैं, मारपीट करते हैं। मैं इनको बताना चाहता हूं, मेरा जन्म जन्माष्टमी के दिन हुआ था। जिस दिन मेरा जन्म हुआ था उस दिन जन्माष्टमी थी, श्री कृष्ण जन्माष्टमी। और मुझे भगवान ने एक स्पेशल काम दे के भेजा है, ये इन कंस की औलादों का नाश करने के लिए। आप किसी को मत देखो। तो आपने सुना बयान वीरों के, वो बयान जो बहुत ज्यादा चर्चा का विषय बने, सुर्खियों में रहे गुजरात और हिमाचल के चुनाव को लेकर। लगातार हमारे दो सहयोगी राजीव और रवि सराफ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आइए एक बार फिर से उनका रुख कर लेते हैं। रवि, सबसे बड़ा सवाल आज के दिन यही बन रहा है और हर किसी की नजर इसी सवाल के जवाब ढूंढने पर टिकी हुई है कि क्या बीजेपी का राज कायम रहेगा गुजरात में, या फिर हिमाचल में जब पहुंचेंगे तो वहां पर भी रिवाज बदल जाएगा। देखिए, गुजरात की जहाँ तक बात करें तो गुजरात में भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत है। चाहे वो केशुभाई पटेल का दौर आप याद करें या नरेंद्र मोदी का दौर उसके बाद आप याद करें, लगातार संगठन भी वहाँ पर बहुत ज़्यादा मजबूत है और काम भी भारतीय जनता पार्टी ने किया है। 2014 से पहले गुजरात मॉडल के नाम पे ही नरेंद्र मोदी ने पूरे देश भर में चुनाव लड़ा और एक ऐतिहासिक जीत नरेंद्र मोदी को हासिल हुई। तो गुजरात बहुत मजबूत है भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से और लगातार वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने संगठन से लेकर सरकार तक में मेहनत बहुत ज़्यादा किया है। हालांकि इस विधानसभा चुनाव से पहले पूरे कैबिनेट को बदल दिया गया, मुख्यमंत्री को बदल दिया गया। ये एक जो है पॉइंट बहुत वैलिड पॉइंट था। कांग्रेस पार्टी ने इस पॉइंट को लगातार उठाने की कोशिश की है और जनता को बताने की कोशिश की है कि अगर मुख्यमंत्री इतना अच्छा काम कर रहे थे, वहाँ की जो पूरी सरकार, वहाँ के जो मंत्री अच्छा काम कर रहे थे, तो आखिरकार ऐन मौके पर उन्हें क्यों बदला गया। तो इस पॉइंट को कांग्रेस पार्टी ने खूब उठाया है और देखना ये होगा कि जो नतीजे निकल कर आते हैं वो क्या निकल कर आते हैं, क्योंकि अब कुछ ही घंटों रवि, का एक वक्त चीज और आपसे हम शेष रह देखना गया भी है। चाहेंगे, समझना भी चाहेंगे। कल जब आप खड़े थे यही टाइम था, यही वक्त था और ऐसे ही सवाल जवाब का सिलसिला आपसे जारी था, लेकिन कल हमें वो उत्साह, वो रौनक कुछ भी कांग्रेस दफ्तर में नजर नहीं आ रही थी। लेकिन आप आज भी 24 अकबर रोड पर है, क्या आज भी स्थिति वैसी है या आज कुछ जोश आई है? देखिए, कल चूंकि दिल्ली का चुनाव था, एमसीडी के चुनाव के नतीजे आने वाले थे, तो कल जो है दिल्ली कांग्रेस के दफ्तर में हम मौजूद थे, वहां पर ताला लगा हुआ था। वो दफ्तर बहुत लेट से खुला था। पर आज 24 अकबर रोड एआईसीसी जो कांग्रेस पार्टी का जो मुख्यालय है उसके बाहर हम खड़े हैं और तस्वीरें आपको दिखाते हैं। पहले यहाँ पर बैरिकेटिंग लगी हुई थी, बैरिकेटिंग हटा दिया गया और देखिए मीडिया की गाड़ियों का आने का सिलसिला लगातार जारी है। गेट भी खुला हुआ है, तमाम जो सुरक्षाकर्मी हैं वो अंदर बैठे हुए हैं। अमूमन ऐसा होता है कि विधानसभा चुनाव के जब नतीजे आते हैं तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से कुछ ऐसा इंतजाम नहीं किया जाता है जिसमें ये कहा जाए कि टेंट लगाए जाते हैं और तैयारी की जाती है। जो कमरे हैं उसी के अंदर तैयारी होती है। जो तमाम प्रवक्ता होते हैं, जो नेता होते हैं, उनको टीवी डिबेट में अगर शामिल होना होता है तो कॉन्फ्रेंस रूम या कमरे में वो बैठकर डिबेट करते हैं। बाहर इस तरह की तैयारियां नहीं होती। लोकसभा चुनाव के जब नतीजे आते हैं तब एक तैयारी कांग्रेस मुख्यालय में देखने को मिलती है जिसमें टेंट वगैरह लगाया जाता है, पूरी तैयारी की जाती है। पर विधानसभा के चुनाव के नतीजे में इस तरह की तैयारियां नहीं होती है। पर मुख्यालय जो है ये कहा जाए कि खुला हुआ है। जो यानी रवि, ये भी तो कहा जा सकता है कि देखिए कल जो नतीजे आए थे एमसीडी चुनाव के, उसको लेकर कांग्रेस खुद जानती थी, एग्जिट पोल भी बता चुके थे, हिंट दे चुके थे और कांग्रेस भी समझ गई थी कि नतीजे पक्ष में नहीं आने वाले हैं और इसीलिए ये वजह रही कि कल इस टाइम जब आप वहां पर खड़े थे तो दफ्तर पर कोई तैयारियां नहीं थी, ताला लगा हुआ था। लेकिन आज तस्वीरें वहां पर बदली हुई नजर आ रही है। रवि, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? जी बिल्कुल, सवाल को रिपीट कीजिए। चारों अपना सवाल दोहराएं।
जी रवि, सवाल यही है कि देखिए कल जब हमने देखा, आप इसी वक्त जब कांग्रेस ऑफिस के बाहर खड़े थे तो वहां पर उस दौरान हमने देखा कि कोई तैयारियां नहीं थी, ताला तक नहीं खुला था, लेकिन आज अगले ही दिन आप देखिए, क्यों या फिर ये मान लिया जाए कि कल कांग्रेस को जानती थी कि शायद नतीजे उतने अच्छे नहीं आएंगे, उसके पक्ष में नहीं आएंगे, इसीलिए वहां पर कोई चहल पहल देखने को नहीं मिली, जबकि आज तस्वीरें जो हैं एकदम उलट नजर आ रही हैं। दफ्तर खुल भी चुका है, कुछ तैयारियां भी आप वहां पर दिखा चुके हैं हमें, यानी ये मान लिया जाए कि कांग्रेस पहले ही जान चुकी थी कि एमसीडी चुनाव में उसका कुछ खास वजूद नजर नहीं आने वाला है। बिल्कुल, देखिए अंदर खाने पार्टी को पता होता है, कार्यकर्ताओं को पता होता है कि किस तरीके से चुनाव लड़ा गया है और क्या नतीजे निकल कर आ सकते हैं। पर कल मैं डीपीसीसी में खड़ा था, दिल्ली प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में, और आज मैं एआईसीसी में खड़ा हूं, केंद्रीय कार्यालय में खड़ा हूं। तो दोनों की तस्वीरें अलग अलग है। दिल्ली की तैयारियां कुछ नहीं थी, पर एआईसीसी जो मेन मुख्यालय है 24 अकबर रोड, उसके बाहर में इस वक्त खड़ा हूँ। यहाँ पर ये कहा जाए कि ताला नहीं लगा हुआ है, दरवाजे खुले हुए हैं और कार्यकर्ताओं का, नेताओं का भी आने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। जैसे ही सूर्य का आगमन होगा उसके बाद तमाम नेता और कार्यकर्ता भी आना शुरू हो जाएंगे। पर फिलहाल सुबह के 6 बज रहे, 6:30 बज रहे हैं। इस वक्त बहुत कम कार्यकर्ता और नेता पहुंचते हैं, उनके भी टाइम होती है 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे के आसपास पहुंचते हैं, और सर्दियों का दिन भी है। पर यह कहा जाए कि जो नतीजे हैं, जो कल एमसीडी के नतीजे निकल कर आए हैं, उससे जाहिर सी बात है कांग्रेस पार्टी उत्साहित उतनी नहीं है, और कार्यकर्ताओं को और नेताओं को इस बात का इल्म भी था कि नतीजे क्या निकल कर आएंगे, एमसीडी में कितना मेहनत किया गया है और किस तरीके से चुनाव लड़ा गया है। उसी की बानगी कल हमने दिखाया कि सुबह के 10 बजे 9 बजे तक भी कांग्रेस जो दिल्ली मुख्यालय है उसका ताला नहीं खुला हुआ था। पर फिलहाल गुजरात और हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव की हम चर्चा करते हैं। हिमाचल की अगर बात करें तो कांग्रेस पार्टी ने बहुत मजबूती के साथ हिमाचल प्रदेश चुनाव लड़ा है और एक रिवाज भी वहां पर रहा है बदलाव का। हमेशा 5 वर्षों में, जैसा हम देखते हैं राजस्थान के अंदर जिस तरीके की चीजें होती है, छत्तीसगढ़ में जैसा होता है कि सरकार बदल जाती है 5 वर्षों में कमोबेश, तो वो हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को इसलिए उम्मीदें ज्यादा हैं। और वहाँ के जो स्थानीय मुद्दे हैं और एक अग्निवीर योजना को लेकर, क्योंकि ज्यादातर लोग जो हिमाचल के जो निवासी हैं और युवाओं में एक जोश होता है डिफेंस को लेकर, ज्यादा बच्चे वहाँ डिफेंस में जाते हैं, तो इस बात को कांग्रेस पार्टी ने बहुत ही प्रमुखता से उठाया कि अग्निवीर योजना अगर भारत सरकार लागू करती है तो किस तरीके से हिमाचल प्रदेश का नुकसान होगा। 2 बड़े मुद्दे वहां पर और ज्यादा इसके अलावा जो है चर्चित रहे, वो महंगाई का था, ओल्ड पेंशन स्कीम का एक मुद्दा था जो कांग्रेस पार्टी ने लगातार हिमाचल प्रदेश में उठाया और वहां पर ये चर्चा का विषय बना हुआ था। महंगाई को लगातार कांग्रेस पार्टी एड्रेस करती रही कि सरकार अगर इसी तरीके से चलती रही तो महंगाई के कारण लोगों की जो स्थिति है बहुत ज्यादा खराब होने वाली है। तो इन तमाम मुद्दों को कांग्रेस पार्टी ने हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव में भुनाने की कोशिश की, वहां पर प्रमुखता से उठाया। गुजरात के जो स्थानीय मुद्दे थे स्थानीय नेताओं ने वहां पर उठाया। तो दोनों राज्य बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो। पर इसमें आम आदमी पार्टी की भी एंट्री थी। दोनों राज्यों में आम आदमी पार्टी ने भी मजबूती से चुनाव लड़ा, चाहे वो पंजाब के मुख्यमंत्री हो, दिल्ली के मुख्यमंत्री हो, दोनों लगे रहे, लगातार प्रचार करते रहे। बिल्कुल रवि, आम आदमी पार्टी का आप जिक्र कर रहे हैं और जिक्र करना बेहद जरूरी भी हो जाता है। राजीव, आपसे एक चीज मैं समझना चाहूंगी, देखिए आम आदमी पार्टी को जब कल के जो नतीजे आए हैं उसके बाद से किसी को भी हल्के में लेना ठीक नहीं होगा। और अगर गुजरात और हिमाचल की बात करें, यहाँ पर वोट परसेंटेज बढ़ते हैं, यहाँ पर अगर सीटों का आंकड़ा बढ़ता है तो खुद जो 2 राष्ट्रीय पार्टियां हैं, चाहे हम कांग्रेस की बात कर लें या फिर हम बीजेपी की बात कर लें, इन दोनों पार्टी के लिए अगर वोट परसेंटेज बढ़ता है आम आदमी पार्टी का या सीटों का आंकड़ा बढ़ता है आम आदमी पार्टी का, तो आने वाले भविष्य में कितनी बड़ी चुनौती बनकर अरविंद केजरीवाल और साथ ही साथ आम आदमी पार्टी दोनों राष्ट्रीय पार्टियों के सामने खड़ी होने वाली है। बिल्कुल सही कहा आपने। आम आदमी पार्टी का ग्राफ जिस तरह से बढ़ रहा है उससे आम आदमी पार्टी के नेता काफ़ी उत्साहित हैं, चाहे वो कल दिल्ली नगर निगम का जो नतीजा आया उसमें उसकी बात कीजिए, या जब पंजाब में जब चुनाव हुआ और वहाँ पे सरकार बनी आम आदमी पार्टी की, उसके बाद से ही आम आदमी पार्टी के रणनीतिकार देश भर में काम करने लगे और हर राज्यों में अपने संगठन को मजबूत करने लगे। आपने देखा होगा कि पहली बार ऐसा है कि गुजरात में जो है त्रिकोणीय मुकाबला हो रहा है। जो एग्जिट पोल में जो सर्वे हुआ उसके जो नतीजे अभी बताए जा रहे हैं उसमें बताया जा रहा है कि आम आदमी पार्टी गुजरात में बहुत अच्छा कर रही है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आम आदमी पार्टी जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, उनके जो नेता हैं वो लगातार जनमानस में मैसेज दे रहे हैं और जो कांग्रेस पार्टी के जो मतदाता थे वो कहीं ना कहीं शिफ्ट हो रहे हैं आम आदमी पार्टी की तरफ। और आम आदमी पार्टी के रणनीतिकारों को भी यही लग रहा है। चाहे आप पंजाब में आपने देखा होगा किस तरह से वहाँ पे बैकफुट पे चली गई कांग्रेस पार्टी और वहाँ पे आम आदमी पार्टी ने सरकार बना लिया। अब जैसा कि एग्जिट पोल में बताया जा रहा है कि भले ही सरकार से में न रहे आम आदमी पार्टी गुजरात में, लेकिन वहाँ पे बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा।
साथ ही अब आम आदमी पार्टी के जो रणनीतिकार हैं 2023 में 9 राज्यों में जो है विधानसभा चुनाव होना है, तो वहां उन राज्यों में जो है आम आदमी पार्टी बहुत तेजी से काम कर रही है और लोगों को भी यही लग रहा है कि आने वाले राजीव, आपके पास लौटेंगे हम। आपको बता दें कि कुछ और खबरें हमारे पास आ रही हैं। कांग्रेस के पूर्व सांसद वीएस उग्रप्पा ने पीएम मोदी को भस्मासुर कहा था। इस पर रिएक्शंस भी आने लगे, आपको दिखाते हैं। ಸರ್ಕಾರನು ಸಹ ಮಿಸ್ಟರ್ ಮೋದಿಯವರೇ ಈ ಒಂದು ಭಸ್ಮಾಸುರನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಈ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನು ಆರ್ಟಿಕಲ್ 21A ಪ್ರಕಾರ ರೈಟ್ ಟು ಎಜುಕೇಶನ್ ಇಸ್ ಎ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್, जानना है कि क्या भूतकाल में कभी भी किसी भी बड़ा प्रधान ने ऐसा नौटंकी किया है वोट देने जाने के लिए। किस्म का आदमी यहाँ पे रोड शो कर रहा है और दिखा रहा है कि कैसे मैं पूरे देश को बना रहा हूँ। और समझ लीजिएगा मैं कैसे इस पूरे भारत देश को रहा हूँ। मैं बात करता हूँ डिजिटल इंडिया की और खुद दिल्ली से दौड़ा दौड़ा यहाँ पे वोट देने आता हूँ। देखिए मैं आप लोगों को कैसे बनाता हूँ। तो ये किस्म का आदमी हमें ये। चलिए, हमारे साथ हमारे सहयोगी बने हुए हैं। मैं आपके पास आना चाहूंगी रवि, आपसे समझना चाहेंगे। देखिए, कल हमने जिस तरह की तस्वीरें देखी, तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए थे। आपसे ये समझना चाहेंगे कि देखिए अब वो हम चीज देख रहे हैं कि 2013 में आई आम आदमी पार्टी ने आज वो अपना वजूद बना लिया है। खासकर आप देखिए गुजरात में कि जो गुजरात में कांग्रेस के वोटर्स हुआ करते थे, गुजराती का हिमाचल और दिल्ली में भी हमने देखा, खासकर पंजाब में देखा, वहां तो सत्ता में पहुंच गई आम आदमी पार्टी, कि यहाँ के यानी कांग्रेस के जो वोटर्स थे वो आम आदमी पार्टी में शिफ्ट हो गए और उसको लेकर खुद कांग्रेस के जो नेता हैं वो तमाम कमियां बताते हैं। आप लगातार कांग्रेस को कवर करते हैं, आपसे समझना चाहेंगे आपको ऐसा क्या लगा या आपको ऐसा कौन सा मुद्दा, ऐसे कौन से पॉइंट्स समझ आए जिसकी वजह से आप ये मान सकते हैं कि जो कांग्रेस के वोटर्स हैं वो आम आदमी पार्टी की तरफ मुड़ रहे हैं? देखिए, कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसकी वजह से जो वोट टर्नआउट है वो कांग्रेस के बजाय जो है आम आदमी पार्टी में शिफ्ट हो रही है, या ये कहा जाए कि कांग्रेस के जो कोर वोटर जो माने जाते हैं वो आम आदमी पार्टी की ओर देख रहे हैं। सबसे बड़ी वजह ये है कि कांग्रेस पार्टी को दिल्ली से सबसे पहले आम आदमी पार्टी ने दूर किया। जो एक मजबूत किला था कांग्रेस पार्टी का दिल्ली, शीला दीक्षित की सरकार और दिल्ली मॉडल, जिसका मैसेज पूरे देश भर में जाता था, पूरे देश भर से लोग जो है दिल्ली की ओर आते थे काम करने के लिए और अभी भी आते हैं। तो एक मैसेज ये जाता है कि दिल्ली में किसकी सरकार है, और शीला दीक्षित की बहुत मजबूत सरकार थी। और जब अरविंद केजरीवाल राजनीति में आए उस दौरान लगातार उन्होंने शीला दीक्षित के ऊपर आरोपों का दौर शुरू कर दिया और दिल्ली की सरकार में वो बैठे। उसके बाद उन्होंने जो फ्री बिजली, फ्री पानी की जो बात की, इसका जो मैसेज है वो तमाम राज्यों में बहुत मजबूती के साथ गया और पढ़े लिखे लोगों को राजनीति में लाने की उन्होंने शुरुआत की कि ज़्यादातर जो डिफेंस सेक्टर के लोग हैं, जो अच्छे अच्छे पदों पर बैठे हुए लोग हैं, जो पुराने जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनको किस तरीके से राजनीति में लाया जाए, सेना के लोगों को किस तरीके से जोड़ा जाए। ये 2014, 15, 16 की बात है। उसके बाद तमाम राज्यों में धीरे धीरे करके आम आदमी पार्टी ने पैर पसारना शुरू कर दिया। शुरुआत छोटे राज्यों से किया गया कि किस तरीके से हम छोटे राज्यों को टारगेट करें, वहाँ के मुद्दों को उठाएं। गोवा में आम आदमी पार्टी गई, वहाँ पर चुनाव लड़ी, पर नतीजे उतने सफल नहीं मिले। पर पंजाब में जिस तरीके की लड़ाई थी, कांग्रेस पार्टी की जो अंदरूनी भी लड़ाई जो चलती है तमाम राज्यों में, 2-3 नेताओं के बीच में गुटबाजी होती है, उसका फ़ायदा आम आदमी पार्टी ने वहाँ पर उठाया और वहाँ पर सरकार बनी। उसके बाद देखिए गुजरात विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी उतरी, हिमाचल विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी उतरी, और एक जो अरविंद केजरीवाल का जो एक चेहरा है और दिल्ली का जो एक मॉडल, बार बार शिक्षा की जो मॉडल है उसको प्रचारित करने की। लेकिन रवि, सबसे अहम चीज आप ये भी देखिए कि अगर आम आदमी पार्टी के पास केजरीवाल थे तो प्रधानमंत्री भी हैं बीजेपी के पास, लेकिन कांग्रेस ने अपने किसी भी नेता को इतनी मजबूती से नहीं उतारा। आप बने रहिए राजीव हमारे साथ, रवि आप भी बने रहिए। न्यूज इंडिया पर मेगा कवरेज लगातार जारी है। अभी रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। गुजरात और हिमाचल में आखिर किसकी सरकार बनने वाली है, ये तस्वीर शुरू हो जाएगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कुछ ही घंटे में शुरू होगी गुजरात और हिमाचल की काउंटिंग। दोनों राज्य में बीजेपी की साख दांव पर लगी हुई है। आम आदमी पार्टी ने चुनाव को दिलचस्प बना दिया है। दोनों राज्य में त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है।
बड़ी खबर आपको बता दें, कुछ ही देर में गुजरात और हिमाचल की काउंटिंग शुरू होने वाली है। दोनों राज्य में बीजेपी की साख दांव पर है और खासकर आम आदमी पार्टी की मौजूदगी ने अब इस मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिया है, दिलचस्प बना दिया है। दोनों राज्य में त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। गुजरात में 182 सीट पर मतगणना होनी है और हिमाचल में 68 सीटों के नतीजे आ जाएंगे। 8 बजे से काउंटिंग शुरू होने वाली है, यानी अब से बस 1.5 घंटे का इंतजार और उसके बाद तस्वीरें जो हैं वो साफ होनी शुरू हो जाएंगी। May I have your attention, please? तो एग्जिट पोल के हिसाब से अगर हम बात करें तो गुजरात में बीजेपी को बम्पर जीत जो है वो फिलहाल मिलती हुई एग्जिट पोल के नतीजों के हिसाब से नजर आ रही है और हिमाचल में भी इस पोल में वापसी का अनुमान जो है वो जताया जा रहा है। तो गुजरात में 182 सीटों पर मतगणना होगी और सबसे बड़ी बात यह कि गुजरात में फिर से कमल खिलेगा या फिर बाजी पलटेगी और हिमाचल में ट्रेंड बदलेगा या फिर बरकरार रहेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो हमारे सहयोगी रवि सराफ और राजीव भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आइए एक बार फिर से उनका रुख कर लेते हैं। राजीव, अगर हम बात करें इस वक्त मौजूदा हालात में जिस तरीके से कांग्रेस गुजर रही है, तो लेकिन हिमाचल से अच्छी खबरें एग्जिट पोल के हिसाब से जरूर नजर आ रही हैं। कितनी संजीवनी का काम करेंगे अगर हिमाचल में प्रदर्शन बेहतर कर पाती है कांग्रेस? इस पार्टी के लिए संजीवनी बूटी का ही काम करेगी। अगर हिमाचल प्रदेश में उनकी सरकार बनती है तो बहुत बड़ा मैसेज जाएगा देश भर में, चाहे उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो या दूसरे जो राज्य हैं। साउथ में तो कांग्रेस पार्टी मजबूत है, इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता है, लेकिन जो हिंदी बेल्ट है वहाँ पे कांग्रेस कहीं ना कहीं बैकफुट पे है। जो उसका बड़ा राज्य कभी हुआ करता था उत्तर प्रदेश और बिहार, जहाँ पे उसके भारी संख्या में मतदाता होते थे, सब उस दूसरे जगह शिफ्ट हो गए, दूसरे पार्टियों में शिफ्ट हो गए हैं। तो ऐसे में अगर हिमाचल प्रदेश में जो स्थिति बनी हुई है, हिमाचल प्रदेश में अगर कांग्रेस सरकार बनाने में सफल होती है तो यह 2024 लोकसभा चुनाव के लिए बहुत बड़ा मैसेज होगा। क्योंकि आपने देखा होगा दिल्ली नगर निगम चुनाव में भले ही कांग्रेस पार्टी हार गई है, लेकिन उनका वोट प्रतिशत जो बढ़ा है उससे कहीं ना कहीं उनके रणनीतिकार काफी उत्साहित हैं। तो उनको लगता है कि हिमाचल प्रदेश में अगर हम अच्छा करते हैं तो इसको हम लोग 2024 के मद्देनजर इसको पूरी तरह से भुनाने में सफल होंगे और इसी रोड मैप पे कांग्रेस पार्टी का रणनीति काम कर रहे हैं। लेकिन साथ ही जो भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी के भी नेता इस बात की दावा कर रहे हैं कि इस बार हम लोग हिमाचल प्रदेश में रिवाज बदलेंगे। अब जो भी इनके पास इनके सूत्र हों, इनके जो रणनीतिकार जो भी इनको मैसेज दिए हुए हैं, तो अब हिमाचल प्रदेश और गुजरात की जनता ही नहीं पूरे देश की जनता 8 बजने का इंतजार कर रही है कि 8 बजे और मतगणना प्रक्रिया शुरू हो, कहाँ पे किसकी क्या स्थिति है जानने के लिए। रवि, जिस तरह राजीव जिक्र कर रहे हैं, क्या ये नहीं कहा जाएगा कि कांग्रेस की सुस्ती रही जिसकी वजह से, देखिए ऐसा तो नहीं है कि अब से पहले कोई इस तरह की पार्टियां नहीं आई थी या पार्टी बनी नहीं थी। तमाम ऐसी पार्टियां हैं जिन्होंने राज्य में सरकार बनाई है, लेकिन 9 साल पहले आई एक पार्टी कहीं ना कहीं कांग्रेस की सुस्ती की वजह से ही देखिए पंजाब से बाहर कर दिया, उसके बाद दिल्ली से वजूद ऑलमोस्ट खत्म कर दिया है, जबकि शीला दीक्षित ने इतना कार्य किया है। और यही चुनौती अब वो हिमाचल प्रदेश में दे रहे हैं और गुजरात में भी आप देखिए कि वोट काटने का काम कर रही है। बिल्कुल, देखिए तमाम राज्यों में रीजनल पार्टियों का गठन होता है, रीजनल पार्टियां बनाई जाती हैं, वो धीरे धीरे पैर पसारती है, चाहे वो जाति के बेस पर हो या फिर अपने काम के बेस पर हो या अपने मुद्दों के बेस पर हो। इसी तरीके से आम आदमी पार्टी जो है पूरे देश भर में धीरे धीरे फैल रही है और अपना जो काम है उसे वो लगातार बता रही है। चाहे दिल्ली की बात हो, शिक्षा मॉडल की बात हो, बिजली फ्री करने की बात हो, बसों में महिलाओं को फ्री सर्विस देने की बात हो, ये तमाम जो योजनाएँ दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार चला रही है उसके बारे में वो प्रचारित करती है पूरे देश भर में और अपना विजन बताती है। और ये बात कहा जाता है कि एक वक्त जब होता है, एक दौर आता है बदलाव का, जब चाहे वो रीजनल पार्टियां हो या फिर नेशनल पार्टियां हो, उनके तरफ देश की जो जनता है देखती है। एक समय आप याद कीजिए उत्तर प्रदेश में बसपा का बहुत ही मजबूत जनाधार माना जाता था। कई बार मायावती सरकार में आई, बसपा एक बार प्रचंड बहुमत से सरकार में आई, उसके बाद आज बिल्कुल सिमट चुकी है। तो एक वक्त होता है, एक दौर होता है जब वोट टर्नआउट होता है, उसके बाद जो वोटर्स हैं वो दूसरी ओर देखते हैं, क्योंकि बदलाव हर वोटर चाहता है कि हर किसी को मौका मिले और जो अपने एम और विज़न को लेकर आते हैं उनको एक बार मौका दिया जाए, उनको देखा जाए। इसी के तहत आम आदमी पार्टी भी जा रही है तमाम राज्यों में और सरकार बनाने की कवायद कर रही है और बहुत लाजमी है जितनी रीजनल पार्टियाँ होंगी, नेशनल पार्टियाँ होंगी, वो एक दूसरे का वोट शिफ्ट करेगी। AIM
आकर चुनाव लड़ती है तमाम राज्यों में, वो मुस्लिमों का वोट काटती है, तो नुकसान चाहे वो आप देखें आम आदमी पार्टी की तरफ हो या फिर कांग्रेस की तरफ हो, नुकसान तो ज़रूर होता है। पर बहुत लाजमी है, लोकतंत्र में पार्टी बनाने का अधिकार सभी को है और आप पार्टी बना के चुनाव लड़ सकते हैं। तो ऐसे में तमाम जो लोग हैं वो अपनी राजनीतिक दल बनाते हैं और सभी राज्यों में जाकर चुनाव लड़ते हैं और अपने वोटर्स को आकर्षित करने की कोशिश करते हैं, चाहे वो जात के आधार पर कर लें, धर्म के आधार पर कर लें, अपने काम के आधार पर कर लें, वो इस आधार पर जो है वोटर्स को लुभाने की कोशिश करते हैं। और ऐसे में लगातार अगर कांग्रेस पार्टी की बात करें आप, तो देखिए हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने ग्राउंड में बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ा है। ऐसा नहीं है कि वहाँ पर चुनाव कांग्रेस पार्टी ने ऐसे ही हल्के में लड़ लिया हो। या फिर गुजरात की बात कर ले, तकरीबन 1 से 2 घंटे का वक्त अब बचा है, जब रुझान आने लगेंगे और तमाम चीजें क्लियर हो जाएगी कि क्या तस्वीर है हिमाचल की जनता। हिमाचल का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन अगर हिमाचल के सीएम जयराम ठाकुर की हम बात करें, वो लगातार यही बयान दे रहे हैं कि विपक्ष जो कह रहा है उसको कहने दो। उन्होंने कोशिश की है, लेकिन जो परिणाम आएंगे वो भाजपा के ही पक्ष में आएंगे। बहुत लाजमी है, वो मुख्यमंत्री हैं, सरकार में बैठे हुए हैं, वो ये बात कहेंगे, चाहे आप विपक्ष के पास अब चले जाएं, विपक्ष का कोई भी बड़ा नेता हो उससे अगर बात करें तो वो भी इसी बात का जिक्र करेगा कि उन्होंने बहुत मेहनत किया है, वो सरकार में आने वाले हैं, उनकी सरकार बनने वाली है। और चाहे बैठा हुआ सत्ता पक्ष हो, वो भी इस बात का दावा करता है जब तक नतीजे ना निकल कर आ जाओ। जयराम ठाकुर मुख्यमंत्री हैं, लगातार उनके संबंध चाहे गृह मंत्री हों, प्रधानमंत्री हों, उनके साथ बहुत अच्छे रहे, रक्षा मंत्री के साथ भी उनके संबंध बहुत अच्छे रहे, संगठन के नेता माने जाते हैं जयराम ठाकुर। लगातार उन्होंने हिमाचल में काम किया, वहाँ के मुद्दों को उठाने का काम किया है। तो ऐसे में मजबूत नेता हैं और जिस वक्त तमाम राज्यों में, गुजरात जैसे राज्यों में मुख्यमंत्री के बदलाव हो गए, तमाम संगठन में बदलाव हुए, मंत्रियों को बदल दिया गया, उस वक्त हिमाचल प्रदेश में बदलाव नहीं हुआ। तो एक इस बात से आप समझ सकते हैं कि गुजरात में अगर कांग्रेस के दलित चेहरे जिग्नेश मेवानी की हम बात करें यहाँ पर, तो क्या लग रहा है उनके लिए ये चुनाव कितना महत्वपूर्ण है और सीट बचा पाना कितना महत्वपूर्ण है? जिग्नेश मेवानी देखिए, एक जो है वो कार्यकर्ताओं और लोकप्रिय नेता हैं पूरे गुजरात भर की अगर बात कर रहे हैं या फिर उनके विधानसभा की बात कर लें, वहाँ पर उन्होंने खूब मेहनत किया है और एक छवि उनकी ऐसी बन गई है कि सरकार उन्हें दबाना चाहती है और उनकी लड़ाई सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से है। जिग्नेश मेवानी की एक छवि पूरे देश भर में इस तरीके की बनी हुई, क्योंकि आसाम में जिस तरह से उनकी गिरफ्तारी हुई और पूरे देश भर में जब वो जाते हैं तो उनके प्रति जो लोगों का जो एक ये कहा जाए कि कन्हैया कुमार को जिस तरीके से आज लोग देखते हैं कि अच्छे वक्ता के रूप में माने जाते हैं, एक लोकप्रिय नेता धीरे धीरे बनते जा रहे हैं, राहुल गांधी के आज बहुत करीबी चले गए, ठीक उसी तरीके से जिग्नेश मेवानी का गुजरात और पूरे देश भर में अपनी एक पकड़ है और खासतौर पे दलित समुदाय के बीच में उनकी एक अच्छी खासी पेठ मानी जाती है। और जिग्नेश मेवानी जिस तरीके से आसाम का प्रकरण निकल कर आया उसके बाद से और ज़्यादा मजबूत हुए हैं और उनके पूरे विधानसभा को अगर आप देखें तो कांग्रेस के जो स्टार प्रचारक थे वो वहाँ पर गए प्रचार करने के लिए और बड़ी बड़ी रैलियाँ हुई, क्योंकि हमने भी देखा कि लगातार जिस तरीके से इमरान प्रतापगढ़ी हों या फिर कन्हैया कुमार हो, ये तमाम जो नेता जो लोकप्रिय हैं युवाओं के बीच में, आज उनकी चर्चा है पूरे देश भर में, ऐसे नेता जिग्नेश मेवानी के क्षेत्र में गए, वहाँ पर प्रचार करते हुए नजर आए और एक अच्छी खासी जनसमूह तमाम कार्यक्रमों में देखने को मिला। और छात्र नेता है जिग्नेश मेवानी और कांग्रेस पार्टी की। लेकिन रवि, अगर कांग्रेस युवाओं पर ज्यादा फोकस करेगी तो शायद कहा जा सकता है कि पार्टी में एक जान आ सकती है, लेकिन यहाँ पर देखिए अभी भी जो बड़े चेहरे हैं, पुराने चेहरे हैं, उन पर ही ज्यादा दाव लगाया जाता है, जबकि अब हर पार्टी ने, हर राजनीतिक पार्टी ने युवाओं पर फोकस करना ज्यादा शुरू कर दिया है। राजीव, आपके पास आना चाहूंगी, क्या ये कहा जाए कि भारतीय जनता पार्टी के लिए कांग्रेस से बड़ी चुनौती आम आदमी पार्टी बनकर उभर रही है? यही चीज हमने देखी पंजाब में भी देखी, तमाम कोशिशें की भारतीय जनता पार्टी ने, लेकिन सरकार आम आदमी पार्टी ने बना ली। एमसीडी चुनाव में देखिए 15 साल का जो राज था उसे खत्म कर दिया और आम आदमी पार्टी ने अपनी जगह बना ली, यानी कांग्रेस से बड़ी चुनौती अब आप बन चुकी है। बिल्कुल सही कहा आपने। अगर देखा जाए तो आपने चुनाव प्रचार के दौरान देखा होगा, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हो, सभी लोग लगातार आम आदमी पार्टी को निशाने पे ले रहे थे। उसके पहले भी आपने दूसरे राज्यों में चुनाव देखा होगा, तो जो अरविंद केजरीवाल का जो फार्मूला है, फ्री बिजली और
फ्री पानी देने का उसको आप बड़ा मुद्दा बनाएगा कि फ्री रेवड़ी बांट रहे हैं, तमाम तरह के आरोप लगते रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का रणनीतिकारों को लग रहा है कि आने वाले समय में जो है भारतीय जनता पार्टी के सामने कोई बड़ी पार्टी बनेगी तो आम आदमी पार्टी ही बनेगी। जैसा कि अभी रवि बता रहे थे कि तमाम बदलाव का समय होता है और तमाम क्षेत्रीय पार्टियां हुई थी, चाहे वो यूपी में बसपा की बात कीजिए, सपा की बात कीजिए, या बिहार में जनता दल यूनाइटेड की बात कीजिए, आरजेडी की बात कीजिए, तमाम क्षेत्रीय पार्टियां हुई थी। लेकिन ये जो पार्टियां थी अपने ही राज्य में सिमट गई है, ये अपने चरम पर आई और वहीं पर रुक गई थी। लेकिन अब आम आदमी पार्टी को देखिए, आम आदमी पार्टी का जिस तरह से दिल्ली से निकल करके पंजाब जैसे राज्य में उन्होंने सरकार बनाया, दूसरे जगहों पे जो चुनाव लड़ रहे हैं उनका जनाधार बढ़ता जा रहा है, तो इससे आम आदमी पार्टी का रणनीतिकार काफी उत्साहित हैं। कल जो दिल्ली नगर निगम चुनाव का जो नतीजा आया है, यह सिर्फ दिल्ली के लिए नहीं है, पूरे देश भर के लोग इसको देख रहे थे, सारी राजनीतिक पार्टियां देख रही थी कि क्या नतीजे आ रहे हैं। क्योंकि यह 15 साल से लगातार जहां पे भारतीय जनता पार्टी बैठी हुई थी, भारतीय जनता पार्टी की हार हुई है, तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंता का विषय तो है ही है। लेकिन आम आदमी पार्टी के जो लोग हैं वो काफी उत्साहित हैं, उनका रणनीति काफी उत्साहित है कि अब हम लोग अच्छा कर रहे हैं और पूरे देश राजीव, तो क्या ये माना जाए कि सबसे अहम चीज एक ये भी है कि इस वक्त हम देख रहे हैं आम आदमी पार्टी मुद्दों की राजनीति कर रही है। नो डाउट कि ट्रेंड बदल दिया है आम आदमी पार्टी की मौजूदगी ने। अब बात यहां पर देखिए अस्पतालों की होने लगी है, स्कूलों की होने लगी है, और इसके साथ ही आपने ये भी देखा कि अब मुद्दे बदल गए हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, वो अभी भी पुराने ढर्रे पर चल रहे हो। कांग्रेस ने यहां पर कोशिशें जरूर की है कि कुछ मुद्दे जो हैं वो आम आदमी पार्टी से ले लें, जैसे फ्री बिजली का अनाउंसमेंट करना हो, महिलाओं के लिए फ्री बसेस का अनाउंसमेंट करना हो, और कुछ मुद्दे भारतीय जनता पार्टी से ले लिए हैं। बिल्कुल, देखिए जो जनता है, जनता बहुत जागरूक हो चुकी है। जनता समझ रही है कि जो चीज़ें आज तक इम्प्लीमेंट ये लोग नहीं कर पाए, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी हो, अब वो लोग उसी बात को लेकर रट रहे हैं जो आम आदमी पार्टी के नेता रट रहे हैं। अरविंद केजरीवाल का सीधे तौर पे मैसेज है आम जनमानस का कि जो बिजली फ्री में हम दे रहे हैं या पानी फ्री में दे रहे हैं या फ्री जो वादे कर रहे हैं, हम कहीं अलग से नहीं लेकर के आ रहे हैं। यह आप ही का पैसा है, उसको हम आपको दे रहे हैं, आपके टैक्स का पैसा है जिसमें हम आपको रियायत दे रहे हैं, आपको सुविधा दे रहे हैं। हम नहीं चाहते कि हम पैसे को फालतू जगह पे खर्च करें, बेवजह का खर्च करें। हम चाहते हैं कि जनमानस को मैसेज पे फायदा दिया जाए, डेवलपमेंट किया जाए। तो एक ऐसा वो मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि लोग उनसे जुड़ते जा रहे हैं और इसी को लेकर के वो आगे बढ़ते जा रहे हैं और सभी राज्यों में यही फार्मूला वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। लोगों को अच्छा भी लग रहा है कि भाई देखिए अभी जो फ़ोन चल रहा है, मोबाइल फ़ोन आ गया है कि आपको डाटा फ्री दिया जा रहा है, और पता चला सांसद को 15,000 रुपये का फ्री दिया जा रहा है, फ़ोन दिया जा रहा है। तो आखिर ये 15,000 रुपये कहाँ जा रहे हैं? तमाम तरह का सवाल खड़े हैं राजनेताओं को लेकर के। और अरविंद केजरीवाल का भी यही कहना है कि जो एक राजनेता को पेंशन की सुविधा दी जा रही है, तमाम फैसिलिटी दी जा रही है, ये सब जनता का ही तो पैसा है। तो जनता को वो अपने आप में जो है अवेयर करने में सफल हो रहे हैं आम आदमी पार्टी के लोग, और यही वजह है कि आम आदमी पार्टी की बातों पे जो है जनमानस विश्वास कर रही है और उनकी तरफ बढ़ती जा रही है। आपने देखा होगा कि जब दिल्ली नगर निगम चुनाव का प्रचार चल रहा है तो मैं भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में हूं और यहीं पे जो है भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में हर रोज भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रेस वार्ता कर रहे थे कि सत्येंद्र जैन देखिए कैसे तेल मालिश करा रहे हैं, सत्येंद्र जैन जेल में ये कर रहे हैं, या यह घोटाला अरविंद केजरीवाल ने किया, वाइन घोटाला किया, तमाम हर रोज एक प्रेस वार्ता होती थी। लेकिन नतीजा देखिए क्या आया, जनमानस सीधे आम आदमी पार्टी की तरफ शिफ्ट हो गई है। तो अब जनमानस चाहती है जो लोगों को जो जरूरत की जो चीजें हैं वह कैसे उनको मिलेगी। आज देखिए दही, दूध, चीनी, फल मूल, जितनी भी चीजें रोजमर्रा की चीजें हैं, सबके जो दाम है आसमान छू रहे हैं, सस्ता होने का नाम नहीं है। तो ऐसे में लोगों को लग रहा है कि भाई केवल वादे कर रही है भारतीय जनता पार्टी या दूसरे दल के नेता, जो भी सुविधा अगर कोई इंप्लीमेंट कर रहा है तो आम आदमी पार्टी के नेता कर रहे हैं। तो यही वजह है कि आम आदमी पार्टी की तरफ लोग शिफ्ट हो रहे, सोच रहे हैं। अब कल का जो नतीजा आया है उसके बाद देश भर में लोग आम आदमी पार्टी को लेकर सोचने लगे हैं। अभी मैं जब कल घूम रहा था जी बिल्कुल ठीक है, लगातार आम आदमी पार्टी का जिक्र हो रहा है, बीजेपी का जिक्र हो रहा है, लेकिन इस बीच अगर हम बात करें यहाँ पर कांग्रेस नेता मधुसूदन मिस्त्री की, तो कांग्रेस नेता मधुसूदन मिस्त्री ने कहा कि इस बार के चुनाव में हम बीजेपी को उसकी औकात दिखा देंगे। सुनिए जरा। तो मैं तो कहूँगा कि ये नरेंद्र मोदी की औकात बताएगा कि नरेंद्र मोदी कांट बी कंपेयर विद सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्होंने इस देश को आज का हिंदुस्तान बनाया। तो मैं तो कहूँगा कि ये नरेंद्र मोदी की औकात बताएगा कि नरेंद्र मोदी कांट बी कंपेयर विद सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्होंने इस देश को आज का हिंदुस्तान बनाया। तो उधर झारखंड के वरिष्ठ कांग्रेस नेता सुबोध कांत सहाय ने हिटलर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना की थी। उन्होंने क्या कहा था वो भी सुनिए। मोदी हिटलर की राह चलेगा
तो हिटलर की मौत मरेगा, ये याद रख लो मोदी। मोदी हिटलर की राह चलेगा तो हिटलर की मौत मरेगा, ये याद रख लो मोदी। मोदी हिटलर की राह चलेगा तो हिटलर की मौत मरेगा, ये याद रख लो मोदी। वहीं एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने अरविंद केजरीवाल को बताया छोटा रिचार्ज। रिचार्ज, अब ये छोटा रिचार्ज का नाम आप पार्टी है। ये छोटा रिचार्ज जो है, जब दिल्ली में पहली कोविड शुरू हुआ था तो उस वक्त तबलीगी जमात पर इल्जाम लगा दिया गया कि इनकी वजह से कोविड फैला। यही छोटा रिचार्ज ने एक इल्जाम लगाया था ताकि बदनाम किया जाए सबको। तो हमारे सहयोगी रवि सराफ और राजीव लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव, भले ही आप किसी को छोटा रिचार्ज कहिए या फिर आप किसी को हिटलर की उपाधि दे दीजिए, लेकिन फिलहाल जो एग्जिट पोल के नतीजे हैं सामने, वो साफ साफ बता रहे हैं कि गुजरात में भारतीय जनता पार्टी पिछली बार से भी बड़ी जीत के साथ वापसी करेगी। ऐसे में देखिए, कांग्रेस का जो हाल है उससे हम सब लोग अच्छे से वाकिफ हैं, लेकिन अगर बीजेपी अच्छा करती है तब भी कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी टेंशन है, क्योंकि हिमाचल और गुजरात के विधानसभा चुनाव के नतीजे 2024 पर बहुत कुछ डिपेंड करेंगे। क्या लग रहा है, अगर बीजेपी फिर से बड़ी जीत के साथ वापसी कर जाती है और हिमाचल में भी अगर स्थिति डगमगाती है, तो कांग्रेस के लिए खुद को साबित कर पाना या फिर कांग्रेस के लिए खुद को एक बार फिर से अपनी जो साख है इस वक्त या फिर मौजूदा स्थिति जो है, जो सियासी जमीन है, उसे बचाने की कोशिशें जो है कितनी और ज्यादा करनी पड़ेंगी? बिल्कुल, अगर देखा जाए तो गुजरात में जो है भारतीय जनता पार्टी अगर सरकार बनाने में इस बार सफल हो जा रही है तो एक रिकॉर्ड तो बनाएगी। साथ ही जो है 2024 के मद्देनजर यह बड़ी जीत मानी जाएगी। प्रधानमंत्री ने खुद जो है प्रचार के दौरान कहा था कि यह जो है सेमीफाइनल। राजीव, यहाँ पर हम आपको रोकना चाहेंगे। देखिए, तस्वीरें जो है वो आनी शुरू हो गई हैं। हमने आपको पहले दिखाया था कि किस तरीके से पूरी जो तैयारी है वो की जा रही है, और अब यहाँ पर आप देखिए मतगणना केंद्रों पर लोगों का जाना जो है वो शुरू हो गया है। वहां पर चेकिंग की जा रही है। चेकिंग करके तमाम जो अधिकारी आए हैं, सब लोग आए हैं, उनको अंदर लिया जा रहा है और उसके बाद 8 बजे वो वक्त जब मतगणना शुरू हो जाएगी। बिल्कुल, तो देखिए 8 बजे क्योंकि मतगणना शुरू होनी है और उससे पहले आप देखिए कि जो लोग पहुंच रहे हैं वहां पर सभी की तलाशी ली जा रही है। अंदर पूरी तमाम व्यवस्थाएं जो हैं उस हिसाब से उन्हें भेजा जा रहा है। सुरक्षा के खास इंतजाम इस दौरान हम देख पा रहे हैं, क्योंकि देखिए आज मतगणना है, गुजरात और हिमाचल चुनाव के नतीजे आने हैं। बिल्कुल, हमारे साथ राजीव बने हुए हैं, रवि हमारे साथ बने हुए हैं। राजीव, तैयारियां देखिए पहले से ही शुरू हो गई थी और अब लोगों को चेक किया जा रहा है। अंदर जा रहे हैं तमाम अधिकारी जो कि मतगणना में शामिल होंगे। बिल्कुल, अगर देखा जाए तो मतगणना प्रक्रिया को लेकर, चाहे वो गुजरात की बात कीजिए या हिमाचल प्रदेश की बात कीजिए, जहां भी काउंटिंग सेंटर है वहां पे पूरी तरह से चाक चौबंद है। सुरक्षा व्यवस्था पहले से ही रखी गई थी, क्योंकि 12 नवंबर को ही मतदान हो गया था हिमाचल प्रदेश में। तो जहां जहां स्ट्रांग रूम बनाए गए थे, सब जगह पहले से सुरक्षा व्यवस्था को मुस्तैद करके रखा गया था। और आज जो है 8 बजने का सभी लोगों को इंतजार है, चाहे वो प्रत्याशी हो या आम जनता। सभी लोग जानना चाहते हैं कि कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, किसकी कहाँ पे सरकार बन रही है। तो अब जो है बस कुछ समय और बचे हैं। 8 बजते ही जो है मतगणना प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और आधे घंटे के बाद ही जो है रुझान आने लगता है। जो पहले राउंड की जब काउंटिंग की जाती है तो पता चल जाता है कि कौन सा उम्मीदवार किस विधानसभा सीट से आगे चल रहा है। उसके बाद लोग अपने आप आकलन करने लगते हैं। 12 बजते बजते जो है नतीजे लगभग साफ ही हो जाते हैं कि किसकी कहाँ पे सरकार बनेगी। तो लोगों को आज बहुत ही इंतजार है। और भारतीय जनता पार्टी के नेता की बात कीजिए या दूसरे राजनीतिक दलों के नेताओं की बात कीजिए, सभी लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि हिमाचल प्रदेश और गुजरात का जो है चुनाव है, इनके जो नतीजे हैं, ये आने वाले समय में 2024 में केंद्र में किसकी सरकार बनेगी, इसके लिए भी जो है नतीजे तय करेंगे। लोग अभी से अनुमान लगाना शुरू करेंगे, क्योंकि इस बार जब देश की जनता जागरूक है, जिस तरह से दिल्ली नगर निगम चुनाव का नतीजा आने के बाद वो सोचने को मजबूर हो गई है कि किसको अब सामने रखा जाए, किसके साथ चला जाए, तमाम तरह की बातें सामने आ रही है। तो ऐसे में इसको भी लोग लेकर के काफ़ी एक्टिव हैं और सभी लोग इंतजार कर रहे हैं कि 8 बजे और कौन आगे चल रहा है अपने अपने उम्मीदवारों को लेकर के, कि क्या स्थिति है। जी
बिल्कुल, तो रवि भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। रवि, जिस तरीके से हमने देखा कि देखिए साउथ बेल्ट और हिंदी बेल्ट का जिक्र राजीव तिवारी ने किया था और बहुत अच्छे से समझाया था कांग्रेस की स्थिति को, लेकिन हमने देखा कि हाँ, गुजरात चुनाव की बात कर लें, हिमाचल चुनाव की बात कर लें या फिर हम दिल्ली में एमसीडी चुनाव की बात कर लें, नहीं लगता कि जितना फोकस और जितना हर किसी ने पूरा जोर भारत जोड़ो यात्रा पर लगा रखा था, अगर उससे थोड़ा सा भी कम हिमाचल, गुजरात या फिर दिल्ली में भी नजर आ जाते तो शायद स्थिति बदल सकती थी। हमने क्यों एकदम से दिल्ली को भी छोड़ दिया, हिमाचल, गुजरात को भी छोड़ दिया? हमें वो एक्टिवनेस जो भारत जोड़ो यात्रा में तमाम लीडर्स की दिखी, वो इन राज्यों में नहीं दिखी। नहीं लग रहा कि जहां जहां चुनाव थे वहां पर भी पूरा फोकस कांग्रेस पार्टी को बहुत अच्छे से करना चाहिए था? देखिए, राजनीतिक दल हो चाहे कोई भी राजनीतिक दल हो, वो अपने हिसाब से चुनाव लड़ते हैं, अपनी रणनीति को खुद तैयार करते हैं। भारत जोड़ो यात्रा की रणनीति की अगर आप बारे में जानकारी लेना चाहेंगे तो ये है कि दक्षिण में जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने रिवाइव किया था, एक दौर था इंदिरा गांधी के समय में जो कांग्रेस पार्टी जो है संख्या जो है सिमटती जा रही थी और ऐसा लग रहा था कि इंदिरा गांधी भी जो है तमाम चुनाव हार जाएंगी और उनकी सरकार नहीं बन पाएगी। उसके बाद इंदिरा गांधी ने दक्षिण का रुख किया था और चिकमंगलुरु से जो है लोकसभा में वो पहुंची थी। ठीक इसी तरीके से राहुल गांधी भी 2024 का लोकसभा चुनाव को देखते हुए आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए जो यात्रा जो है कन्याकुमारी से शुरू की गई और धीरे धीरे कश्मीर की ओर बढ़ रही है। दक्षिण में खासतौर पे फोकस किया गया है क्योंकि दक्षिण जो है कांग्रेस पार्टी का गढ़ रहा है, वहाँ पर जो वोटर्स हैं वो कांग्रेस पार्टी के लिए की तरफ देखते हैं, इसीलिए मजबूती के साथ कांग्रेस पार्टी जो है वहाँ के चाहे क्षेत्रीय दल हो या फिर वहाँ के जो बड़े नेता हैं उन्हें अपनी तरफ लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। और इस 2019 लोकसभा चुनाव को भी देखें तो राहुल गांधी भी वायनाड का रुख कर लिए थे। तो दक्षिण से एक खास लगाव कांग्रेस पार्टी का शुरू से ही रहा है। उसी कड़ी में कांग्रेस पार्टी जो है दक्षिण की ओर फोकस कर रही है और अपने तरीके से, चाहे हिमाचल प्रदेश हो, गुजरात हो या दिल्ली हो, अपने तरीके से चुनाव कांग्रेस पार्टी ने लड़ा है, अपनी एक रणनीति तैयार की। प्रियंका गांधी हिमाचल प्रदेश में सक्रिय नजर आई, वो लगातार चुनावी सभा वहाँ पर करती रही। तो एक बात जो बार बार कही जाती है कि गांधी परिवार हो या फिर बड़े नेता चुनाव मैदान में नजर नहीं आए, प्रियंका गांधी वहाँ पर चुनाव लड़ती हुई नजर आई। गुजरात में राहुल गांधी भी गए और गुजरात में जो स्थानीय कार्यकर्ता हैं, लेकिन रवि जिस तरह से वो गए उसे सिर्फ औपचारिकता के तौर पर देखा गया। आप समझिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितनी रैलियां की, कितनी जनसभाएं की, अमित शाह ने कितनी रैलियां की, तमाम बड़े नेता गुजरात में देखिए, हिमाचल में देखिए और एमसीडी में देखिए, हर जगह पर एक्टिव थे। लेकिन राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जनसभाओं के नाम पर सिर्फ औपचारिकताएं करते नजर आए। राहुल गांधी एक दिन के लिए गुजरात गए सिर्फ। यहाँ पर एक चीज़ और, एक लाइन ऐड करना चाहूँगी चारुल के सवाल में कि गुजरात और हिमाचल तो आप छोड़ दीजिए, दिल्ली जैसी जगह में बीजेपी ने तमाम आला कमान को लगा रखा था। खुद जेपी नड्डा ने रोड शो किया था, अमित शाह सड़कों पर उतरे हुए थे। तो देखिए बीजेपी जो है हर चुनाव को कितने महत्वपूर्ण तरीके से लड़ती है, लेकिन वही कांग्रेस हर चुनाव को कितने हल्के में लेती है, ये तमाम बातें साफ थी इन चुनाव में। देखिए, इस बात को समझने के लिए आपको जो कांग्रेस पार्टी के जो मौजूदा राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उनके बयान को आपको समझना होगा और याद करना होगा। उन्होंने कहा कि जो स्थानीय जो चुनाव होते हैं उसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि पार्टी के जो बड़े नेता हैं वो आपको प्रचार करते हुए नजर आए या फिर वो आपको रोड पर नजर आए। हम चाहते हैं कि जो स्थानीय नेता हैं स्थानीय मुद्दों पर चुनाव लड़ें और स्थानीय कार्यकर्ता जो हैं वो चुनाव लड़ें। एमसीडी की बात उन्होंने जब पूछा गया उनसे कि बड़े नेता आपके एमसीडी चुनाव में नजर नहीं आ रहे, एक तरफ आधा दर्जन से ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री और तमाम केंद्रीय मंत्री लगे हुए हैं, उसके बावजूद भी आपके नेता नहीं। तो उनका यही जवाब था कि जो स्थानीय जो चुनाव होते हैं, नगर निगम के चुनाव हो, उसमें जो स्थानीय जो कार्यकर्ता होते हैं, नेता होते हैं, स्थानीय मुद्दों के साथ वो लड़ने के लिए काफ़ी, हालांकि नतीजे सबके सामने कि नतीजा क्या निकल कर आया। उसके बाद आप हिमाचल प्रदेश की अगर जिक्र करते हैं तो हिमाचल प्रदेश में संगठन का काम राजीव शुक्ला पूरी तरीके से देख रहे थे। प्रियंका गांधी के काफ़ी करीबी माने जाते हैं और प्रियंका गांधी ने भी वहाँ कमान संभाल रखा था। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में पूरी उनकी टीम लगी हुई थी, यूपी की पूरी टीम जो है हिमाचल प्रदेश में लगा दिया गया और गुजरात में पहले से ही राजीव शुक्ला ने एक ट्वीट भी किया है रवि, जिसमें वो साफ ये लिख रहे हैं, कल उन्होंने एक ट्वीट किया था कल रात कि कल हिमाचल प्रदेश एक नया सवेरा देखेगा। मुझे विश्वास है हिमाचल प्रदेश की पावन भूमि कांग्रेस सरकार चुनेगी जो राज्य के विकास को नवीकृत करेगी और यहाँ के लोगों के चेहरे पर फिर से मुस्कान लाएगी। हम हिमाचल प्रदेश के लोगों के सपनों और आकांक्षाओं को
पूरा करेंगे। लेकिन ये राजीव शुक्ला है, माफ करना, कि जिनके पास जब मीडिया के लोग गए हिमाचल कवर करने के लिए तो बहुत लोगों की ये शिकायत रही कि राजीव शुक्ला ने वक्त नहीं दिया, टाइम नहीं दिया। और राजीव शुक्ला साफ उनके ऊपर ये भी आरोप लगा हिमाचल में, क्योंकि हम खुद ग्राउंड जीरो पर गए थे, कि दरअसल राजीव शुक्ला जो पहुंचे हैं वो सिर्फ और सिर्फ दिखावे के लिए वहां पर गए हैं और वो पैरवी किसी और की वहां पर कर रहे थे। ऐसा कुछ था क्या रवि? देखिए, इन तमाम सवालों का जवाब मुझे लगता है कि राजीव शुक्ला ही बेहतर दे पाएंगे। पर राजीव शुक्ला की जहाँ तक बात है, वो कांग्रेस के गांधी परिवार के काफ़ी नज़दीकी माने जाते हैं, उत्तर प्रदेश से आते हैं, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में उनकी बड़ी भूमिका रही है। उसके बाद हिमाचल की जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी ने उनको दी है और संगठन को अच्छे तरीके से समझते हैं। तो ऐसे में हिमाचल प्रदेश प्रियंका गांधी के साथ वो लगकर पूरी टीम के साथ चुनाव लड़ा है। और हालांकि किसको समय दिया या फिर किसी को समय नहीं दिया, इसका जवाब तो राजीव शुक्ला या फिर उनके साथ जुड़े हुए लोग ही दे पाएंगे। पर हिमाचल प्रदेश से उम्मीदें कांग्रेस पार्टी को ज़्यादा है, क्योंकि कांग्रेस को ऐसा लगता है कि हिमाचल प्रदेश में बदलाव होने वाला है, वहाँ की सरकार को ये गिरा देंगे। और जहाँ तक मैंने भी शिमला और उसके इर्द गिर्द के इलाकों का मैं चुनाव के वक्त वहाँ पर मौजूद था मतदान के क्रम में, तो वहाँ पर ये देखने को मिला कि लोग जो हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ देख रहे हैं। और महंगाई को एक खासा मुद्दा वहाँ पर बनाया गया था। जनता क्योंकि महंगाई को लेकर काफ़ी ज़्यादा आक्रोशित थी और इसी मुद्दे पर कई लोगों ने कहा कि महंगाई के खिलाफ हम वोट करना चाहते हैं, क्योंकि हमारा जो मेन मुद्दा है वो महंगाई है। और जिस तरीके से तमाम पेट्रोल, डीजल, खाने की चीज़ों की कीमतें लगातार इजाफा हुई है सरकार के दौरान, उससे वो त्रस्त नज़र आ रहे थे। तो एक बड़ा मुद्दा महंगाई रहा। और जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने वहाँ के स्थानीय मुद्दों को उठाने की कोशिश की, चाहे वो ओल्ड पेंशन स्कीम का मामला हो, वो काफ़ी अट्रैक्टिव था वहाँ की जनता के लिए। और उन्होंने राजस्थान हो या फिर छत्तीसगढ़ हो, उसका उदाहरण कांग्रेस पार्टी ने दिया। अग्निवीर योजना को लगातार कांग्रेस पार्टी ने एड्रेस किया, क्योंकि वहाँ पर हर घर से कोई ना कोई एक शख्स जो है डिफेंस में जाता है। तो ऐसे में अग्निवीर योजना को बड़ा करने की कोशिश किया और जनता के बीच में आक्रोश भी अग्निवीर योजना को लेकर हिमाचल प्रदेश में ज़्यादा था। आपने देखा होगा जब अग्निवीर योजना की जब बातचीत हो रही थी तो बिहार, उत्तर प्रदेश, तमाम राज्यों में जो लोग थे वो तोड़फोड़ पर उतारू आ गए थे, ट्रेनों में आग लगाई जा रही थी। उस वक्त हिमाचल प्रदेश में भी रोष बहुत ज़्यादा था, भले ही इस तरह का प्रदर्शन वहाँ पर देखने को नहीं मिला। तो इन सभी मुद्दों को कांग्रेस पार्टी ने हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव में उठाया। ठीक है, बिल्कुल। तो लगातार हमारे सहयोगी रवि और राजीव हमारे साथ बने हुए हैं और वहां कवरेज लगातार जारी है। 8 बजे से आप देखना ना भूलें न्यूज इंडिया, क्योंकि सबसे पहले सबसे तेज नतीजे और सटीक नतीजे सिर्फ और सिर्फ न्यूज इंडिया पर आपको मिलेंगे। अब रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ।